आज दिनांक 1/4/2022 को संकल्प आईएएस कोचिंग चैनल भाई रघुवर प्रसाद की तरफ से प्रस्तावना के मुख्य शब्द के अर्थ के विषय में जो है दूसरा लेक्चर जो है आपको आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। इस लेक्चर पर जो है आप विशेष ध्यान दीजिएगा। इसलिए आज की तिथि आज 1 अप्रैल है। आज 1 अप्रैल को जो जितने पाठक हैं सभी को मेरे तरफ से स्वागत है। जो मैं इसके पहले मैं आपको संप्रभुता पढ़ा दिया था, समाजवादी व्यवस्था पढ़ा दिया था, धर्मनिरपेक्ष पढ़ा दिया था। आज लोकतांत्रिक शब्द क्या है इसका अर्थ समझिए, क्योंकि ये सब लोकतांत्रिक, अब ये लोकतांत्रिक का मतलब सीधे सीधे लोकतंत्र के जो सुने शब्द है, गढ़े शब्द हैं, सुने शब्द जो हैं उसी पर केवल विचार नहीं करिए, जो पढ़ा रहे हैं इस पर विचार करिए कि इसका असली तह क्या है। तो आइए लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। धर्मनिरपेक्ष शब्द को भी धर्मनिरपेक्ष शब्द को भी धर्मनिरपेक्ष शब्द को भी 42वें संविधान संशोधन, धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन में तो करके अब अपना प्रस्तावना जो है 42वें संविधान संशोधन में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जो है 1976 में डाला गया। उसके बाद लोकतांत्रिक शब्द आया। तो उस लोकतांत्रिक शब्द को आपको मैं बता रहा हूं बढ़िया से कि लोकतांत्रिक शब्द क्या संविधान में पहले से था कि नहीं था, क्यों जोड़ा गया प्रस्तावना में, इसके क्या असली अर्थ हैं और क्या अब हो रहा है। तो आइए संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक, संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक, संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक, संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक जो शब्द है राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की है, राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई है, राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई है, परिकल्पना की गई है, राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। यह प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है। समझ लीजिएगा, यह प्रचलित जो संप्रभुता है, यह प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है। अब ये सोच लीजिए, यहाँ समझने की बात है। यह प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है। इसका मतलब ये, इसका अर्थ जानना बहुत जरूरी है कि यह संप्रभुता का सिद्धांत जो मैं आपको पढ़ा लिया था कि संप्रभुता क्या है, उसी पर आधारित है अर्थात सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में है, अर्थात सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में है, सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में है, सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में है, सर्वोच्च जनता के हाथ में है। तो संविधान की प्रस्तावना में जो लोकतांत्रिक शब्द है, यह राज्य व्यवस्था, राज्य को चलाने की परिकल्पना है। क्या है? राज्य चलाने की परिकल्पना है। लोकतांत्रिक शब्द का मतलब संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक जो शब्द है वह राज्य की व्यवस्था को चलाने की परिकल्पना है। यह प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है। जो संप्रभुता हमने बता दिया था कि संप्रभुता वह सर्वोच्च शक्ति है, वह प्रजाजनों पर लागू होती है, सर्वोच्च शक्ति है, वह प्रजाजनों पर लागू होती है और प्रजाजनों के सभी प्रजाजन इसके आज्ञाओं का पालन करते हैं, लेकिन यह किसी के आज्ञाओं का पालन संप्रभुता नहीं करती है। उसी के सिद्धांत पर यह लागू है, अर्थात सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में है, सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में है। तो आप समझ जाइए, सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में है, लेकिन जब जनता से अपना पावर जब जनप्रतिनिधि ले रहे हैं लोकतंत्र व्यवस्था में, तो जनता का नहीं सुन रहे हैं। यहीं पर लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। जब जनता का नहीं सुनते हैं, जनता से ही शक्तियां प्राप्त करते हैं और जनता का नहीं सुनते हैं, यही लोकतंत्र पर जो है खतरा आ जा रहा है। तो आइए
इतना हम बता दिए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था वह है जिसमें राज्य व्यवस्था चलाने का अधिकार या संप्रभुता जनता से मिलती है। इसी से वार्ड सदस्य, मुखिया, पंच, सरपंच, जिला परिषद सदस्य, जो है नगर परिषद सदस्य, नगर अध्यक्ष, मेयर और एमएलसी, एमएलए, राज्यसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, सभी लोग इसी जनता के माध्यम से बनते हैं। ठीक है, तो जनता के द्वारा, तो जनता से बनते हैं तो के द्वारा होगा, जनता के लिए तो बन करके जनता के लिए काम करना है। ठीक, तो जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता के द्वारा जनता के लिए, ये अब्राहम लिंकन की जो परिभाषा की गई थी लोकतांत्रिक व्यवस्था की, जो है लोकतंत्र ऐसी व्यवस्था है जिसमें ये जो है लोकतंत्र ऐसी व्यवस्था है कि ये जनता के द्वारा, जनता के लिए या जनता द्वारा की जाती है व्यवस्था, तो नहीं की जाती है। सारे प्रतिनिधियों का जन्म जनता से होता है, जनता से होता है, और जनता के लिए होता है, और जनता द्वारा होता है, और जनता द्वारा होता है। ठीक है, यही है, थोड़ा घुमा फिरा के है। तो जनता से कोई नेता बना, जनता वोट देती है तो नेता बनता है, और जब बन के जाता है तो काम किसके लिए करता है? जनता के लिए करता है, जनता के लिए करता है। और जब वह काम करता है जनता के लिए तो जनता के द्वारा न माना जाएगा कि यह काम हो रहा है, लेकिन थोड़ा टेढ़ा है। जिलेबी मिठाई देखते हैं उसी तरह से टेढ़ा है, तो उसी तरह से व्यवस्था टेढ़ा है। लेकिन लोकतंत्र सफल क्यों नहीं हो रहा है, यह बात को आप जान लीजिए। लोकतंत्र सफल क्यों नहीं हो रहा है, यही बात आप जान लीजिए। ये किसी ने कहा है कि लोकतंत्र जो है मूर्खों का शासन है। किसी ने कहा है मूर्खों का शासन, यानी शिक्षा का अभाव है, शिक्षा का अभाव है, शिक्षा का अभाव है। तो लोकतंत्र की सफलता के लिए शिक्षा पहली शर्त है, पहली शर्त है। क्या है? पहली शर्त है। अगर यह शर्त नहीं पूरा होगा, पूरा समाज अगर शिक्षित नहीं होगा तो लोकतंत्र सफल नहीं होगा। जनता के द्वारा जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे और जनता के लिए काम नहीं करेंगे, अपने लिए काम करेंगे। यहीं पर जो है जनता के लिए काम जब नहीं होगा तो लोकतंत्र यहीं फिसल रहा है। तो इसलिए अगर लोकतंत्र सफल होना है, लोकतंत्र को सफल बनाना है, तो सबसे पहली शर्त यही होगी कि प्रत्येक व्यक्ति अपने बाल बच्चों को पढ़ावे और अपने भी जो है कुछ अध्ययन करें। ठीक है, अगर अपने अध्ययन करने का मौका नहीं तो बाल बच्चों को पढ़ावे, और वही बाल बच्चा पढ़कर जब आगे निकलेगा तो नए समाज का पुनः संरचना होगा, तो लोकतंत्र सफल होगा। तो आपको हमने बता दिया कि प्रस्तावना कितना बढ़िया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था लिया गया है। ठीक है, इसमें गरीब का बच्चा भी अगर पढ़ लेगा और संविधान की बातों को बता करके जनता के बीच में उतरेगा तो जनता उसको भी शासक बना देगी, और शासक बना देगी तो जनता के लिए काम करेगा। इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रस्तावना में इसलिए लिया गया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई है और चलाया जाएगा, और यह संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है। यानी संप्रभुता का सिद्धांत क्या है कि संप्रभुता इज द सुप्रीम पावर, संप्रभुता इज द सुप्रीम पावर अकॉर्डिंग टू जो है जॉन ऑस्टिन। तो संप्रभुता जो सुप्रीम पावर है तो है किसमें? जनता में है। तो जनता जब राजा को पैदा करती है, कोई ईश्वर और देवी देवता राजा को पैदा नहीं करते हैं, तो आप बताइए जनता कितनी शक्तिशाली है। लेकिन जनता में कहाँ चूक हो रहा है? यह जनता में चूक हो रहा है शिक्षा के केंद्र बिंदु पर। यहीं पर जनता फिसल जा रही है। आप कहाँ आप उसको अपना मत देना चाहिए,
मत आगे पढ़ाएंगे, लोकमत या जनमत, तो अपना जनता अपनी मत कहां दे रही है और कब अपना मत, जब सरकार बनानी होती है राज्य के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, जब सरकार बनानी होती है तो जनता अपना मत कहां दे रही है, एक जनता के द्वारा चूक हो जा रहा है। इसीलिए जनता जो है कबीलाई बन गई है और नेता जो है राजा बन बैठे हैं। तो इसीलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था भारतीय प्रस्तावना में है और बहुत अच्छा शब्द है। तो इसलिए लोकतांत्रिक संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक जो है राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई। मैंने चारों कल्पना में विचार किया गया कि चारों तरफ से, वार्ड से लेकर के राष्ट्रपति तक, सब लोकतांत्रिक सिस्टम से सभी पदों पर लोग, राजनीतिक लोग जाएंगे और व्यवस्थापिका में अच्छे कानून बनाएंगे। लेकिन यहाँ तो जब वहां पहुंच जा रहे हैं जनता को धोखा दे करके, तो लोकतंत्र का हत्या कर दे रहे हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं। तो आइए, यही लोकतंत्र की जो है लोकतंत्र का परिकल्पना रहा। क्या रहा कि जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा शासन करना ही लोकतांत्रिक व्यवस्था है। और शासन किस पर? आर्थिक शासन, राजनीतिक शासन, सामाजिक शासन, सांस्कृतिक शासन, धार्मिक शासन, जो है सांस्कारिक शासन, जितना शासन है वह है लोकतांत्रिक पर। सब लोकतंत्र कई तरह के होते हैं, आर्थिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, धार्मिक लोकतंत्र, शैक्षणिक लोकतंत्र, सांस्कारिक लोकतंत्र, जितना लोकतंत्र कहिए, लोकतंत्र की बहुत बड़ी का हर क्षेत्र में लोकतंत्र होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो केवल राजनीतिक लोकतंत्र की बात हो रही है, आर्थिक लोकतंत्र की बात नहीं रही। अर्थ में भी भारत की जो अर्थव्यवस्था है, ये लोकतंत्र कम शब्द, छोटा शब्द थोड़ा है। आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, जितने हम लोकतंत्र आपको गिनाए हैं, सभी लोकतंत्र का मतलब हुआ जनता के ही द्वारा हो और जनता के लिए ही हो और जनता के द्वारा हो, जनता के लिए हो, जनता द्वारा हो, जनता के लिए हो और जनता का हो। क्या हो? जनता का हो। तो आर्थिक क्षेत्र में आप देखिएगा अभी तो जनता का नहीं है, कुछ लोगों का, कुछ पतियों का है, और जनता के लिए नहीं है, जनता के लिए नहीं है और जनता द्वारा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आर्थिक लोकतंत्र कहां है? भारत में नहीं है। लेकिन यह लोकतंत्र का मतलब ये हुआ सभी क्षेत्रों में लोकतंत्र हो। लोकतंत्र का मतलब ये होगा सभी क्षेत्रों में लोकतंत्र हो। तो अब जब आगे पढ़िएगा डेमोक्रेसी, तो उसको आपको हम पढ़ाएंगे कि डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी के सफलता के कौन कौन सी दशाएं हैं, डेमोक्रेसी क्यों डाउनफॉल हो रही है, डेमोक्रेसी के महत्व क्या है, डेमोक्रेसी की आलोचना क्या है, डेमोक्रेसी से समाज और समाज का जो है, समाज को, निचले समाज को क्या फायदा है और उचले समाज को क्या फायदा है, तो हम आगे डेमोक्रेसी में पढ़ाएंगे। लेकिन आपको हम बता दिए लोकतांत्रिक व्यवस्था की परिकल्पना जो सॉवरेनिटी के सिद्धांत पर आधारित हुई है। अब आइए हम बताते हैं कि कुछ और शब्द है। लोकतंत्र कितने तरह का होता है, क्योंकि ये लोकतंत्र शब्द पर मैं आपको हम बता रहे हैं। तो आइए, लोकतंत्र कितने तरह का होता है, लोकतंत्र कितने तरह का होता है, तो हम बताते हैं आपको। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, लोकतंत्र दो प्रकार का होता है। नंबर 1 लोकतंत्र यह है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है पहला लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और दूसरा लोकतंत्र है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ये आप जान गए। तो लोकतंत्र को हमने पहले बता दिया, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो आइए अब हम आपको और आगे लेके चलते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में, ये राजनीतिक लोकतंत्र बता रहा हूं, ये अभी खाली पॉलिटिकल, अभी मैं आपको कितना लोकतंत्र गिनाया हूं तो अलग चीज है, जब लोकतंत्र के टॉपिक पे जाइएगा। लेकिन राजनीतिक लोकतंत्र में एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अगर सवाल आपसे पूछा जाए प्रत्यक्ष राजनीतिक लोकतंत्र कितने तरह का होता है, अगर जोड़ के पूछ दे तो आपको यही बताना होगा कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र।
ठीक है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो है लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। लोग अपनी शक्ति का प्रयोग, अपने शक्तियों का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। जैसे स्विट्जरलैंड में इसका उदाहरण है। अब आइए आप जान गए राजनीतिक लोकतंत्र दो तरह का होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो एक और दो। अब आइए हम आपको बताते हैं कि स्विट्जरलैंड जो देश है वहीं आपको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण मिलेंगे। तो स्विट्जरलैंड का संविधान पढ़िएगा। स्विट्जरलैंड में जो है कि स्विट्जरलैंड में स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के चार औजार हैं। अथवा चार खंभे हैं। नंबर एक खंभा है, उस खंभा का नाम है परिप्रेक्षा है, शुद्ध हिंदी है परिप्रेक्षा। इसे रिफरेंडम कहते हैं। इसे रिफरेंडम कहते हैं। दूसरा खंभा है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का पहल। क्या है? पहल। इसे अंग्रेजी में कहते हैं इंटिएटिव। अंग्रेजी में इंटिएटिव कहते हैं। इसे कहते हैं दूसरा लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र पहल है जिसे इंटिएटिव कहते हैं। और तीसरा है जो है आपको प्रत्यावर्तन। तीसरा है प्रत्यावर्तन को अंग्रेजी में कहते हैं रिकॉल। इसे रिकॉल कहते हैं। तथा जनमत संग्रह। दूसरी प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रत्यावर्तन या प्रत्याशी को वापस रिकॉल करते हैं, प्रत्यावर्तन तथा जनमत संग्रह। तथा चौथा है जनमत संग्रह। इसको कहते हैं प्लेबिसाइट। तो यही आपके परिप्रेक्षा, पहल, प्रत्यावर्तन और जनमत संग्रह, यही जो है लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के खंभे हैं। अगर लिख दे कि लोकतंत्र के अर्थ को बताते हुए बताएं कि लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है, तो पहला लोकतंत्र प्रत्यक्ष लोकतंत्र के चार खंभे हैं। और उसके बाद तब आगे चलते हैं दूसरी ओर। अब ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र के चार खंभे जान गए। रिफरेंडम हो गया, इंटिएटिव हो गया, रिकॉल हो गया और प्लेबिसाइट हो गया। तो प्लेबिसाइट हो गया, रिफरेंडम हो गया, इंटिएटिव हो गया, रिकॉल हो गया, प्लेबिसाइट हो गया यानी परिप्रेक्षा हो गया, पहल हो गया, प्रत्यावर्तन हो गया, जनमत संग्रह हो गया। इसको आप याद करिएगा, ये बड़ा मजा की चीज है। तो रिफरेंडम और पहल और प्रत्यावर्तन और जनमत संग्रह को न भूलिएगा, याद करिए। ये मैं प्रस्तावना के शब्द को पढ़ाते हुए बता दिए। अब आइए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के विषय में कुछ जानिए क्या है। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के विषय में भी जानिए। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के विषय में तो बता दिए हम कि जो है आपको परिप्रेक्षा हो गया, पहल हो गया, प्रत्यावर्तन हो गया, जनमत संग्रह हो गया। तो इतना आपको हमने बता दिया। अब आइए कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, अप्रत्यक्ष
अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुने हुए, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, चुने हुए प्रतिनिधि, चुने हुए प्रतिनिधि, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, शक्ति का प्रयोग करते हैं, सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करते हैं, सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करते हैं और सरकार चलाते हुए कानूनों का निर्माण करते हैं, और सरकार चलाते हुए, और सरकार चलाते हुए, और सरकार चलाते हुए कानूनों का निर्माण करते हैं, कानूनों का निर्माण करते हैं, सरकार चलाते हुए कानूनों का निर्माण करते हैं। और सरकार, इस प्रकार के लोकतंत्र को प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र कहा जाता है। इस प्रकार के लोकतंत्र को, इस प्रकार के लोकतंत्र को, इस प्रकार के लोकतंत्र को प्रतिनिधात्मक, प्रतिनिधात्मक, प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र, प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र कहा जाता है, लोकतंत्र कहा जाता है, प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र कहा जाता है। यह दो प्रकार का होता है, संसदीय और राष्ट्रपति। यह दो प्रकार का होता है, यह दो प्रकार का होता है। नंबर एक, संसदीय लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र। दूसरा राष्ट्रपतीय लोकतंत्र, और राष्ट्रपतीय लोकतंत्र, राष्ट्रपति लोकतंत्र, राष्ट्रपतीय लोकतंत्र। ये क्लियर हो गया आपको? तो लोकतंत्र को हमने बताया कि लोकतंत्र किसे कहते हैं। लोकतंत्र जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता, ये डेमोक्रेसी, ये अब्राहम लिंकन की जो परिभाषा है कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, और जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा, तीन शब्दों में उन्होंने दिया है। तो आपको हम बता दिए यही जनता है, पूरी जनता है, ये पूरी जनता है। तो जनता द्वारा हो गया, द्वारा, लिए, द्वारा, लिए, द्वारा और लिए, और जनता की, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा। तो जनता का द्वारा, लिए, तीन शब्द याद रखिएगा। का द्वारा, लिए, का, लिए, द्वारा, का, लिए और द्वारा। ये तीन चीज जान जाइएगा। आप दी पीपुल, फॉर दी पीपुल एंड बाय दी पीपुल। क्या हो गया? आप दी पीपुल, तो आप माने का, फॉर दी पीपुल, तो लिए, अब बाय द पीपुल, तो द्वारा। नहीं हो गया? तो का, लिए और द्वारा, का, लिए और द्वारा। एक चीज खाली याद रखिए, का, लिए, द्वारा, का, लिए, द्वारा। तो आप दी पीपुल, फॉर दी पीपुल एंड बाय द पीपुल। तो आप दी पीपुल, फॉर दी पीपुल एंड बाय द पीपुल, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का मेन थीम है। तो अब जब ये मैं आपको लोकतांत्रिक व्यवस्था बता दिया, तो उसमें आपको बताया कि ये दो तरह की होती है। यह अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में आपको बता दिया, स्विट्जरलैंड इसका उदाहरण है, जिसमें आपको 4 पिलर बताए गए हैं। तो 4 पिलरों में आपको हमने बता दिया था कि परिप्रेक्षा है, पहल है, परिप्रेक्षा, पहल, और जो है प्रत्यावर्तन और जनमत संग्रह। तो प्रत्यावर्तन सीधे जनप्रतिनिधि है, जनता इकट्ठा होकर उसको बुला लेती है, आइए आपके मान का नहीं है, हमारा हित करना। तो स्विट्जरलैंड में ऐसी व्यवस्था है।
उसके कैंटनों में, ठीक है। और जो है प्रत्यावर्तन और जनमत संग्रह कराना, कोई कानून सरकार वहां बनाएगी ना स्विट्जरलैंड में, तो क्या करेगी, अगर जनता के पक्ष में नहीं होगा तो जनता अपने मत को एकत्रित कर का विरोध कर देगी, वो कानून खारिज हो जाएगा। और दूसरा बात है पहल, कहे कि पहल करिए फिर से, इतना शक्ति जनता में है तो पहल करती है सरकार। और परिपरीक्षा रेफरेंडम, तो परिमन चारों परीक्षा, चारों से जनता पूछती है, परिमन चारों परीक्षा मैंने पूछना, सब जनता मिलकर के जो राजा और जो अपने को नेता जनता के द्वारा नेता बनाए गए हैं उन नेताओं से पूछती है जनता, परिपरीक्षा रेफरेंडम करती है कि क्यों भाई आप ऐसा कानून बनाए तो हमारे हित में नहीं है, तो फिर उसको कानून में संशोधन होता है। तो इतनी शक्तियां हैं, परिपरीक्षा है, पहल है, प्रत्यावर्तन है, जनमत संग्रह है, ये सब को आप जानिए। तो आपको हम बता दिए यही। तो अब दूसरा लोकतंत्र है अप्रत्यक्ष। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र कहा जाता है। अगर आपके इंटरव्यू में पूछ दे कि लोकतंत्र तो पढ़े हैं आप, तो आप कहिएगा हाँ, तो बताइए प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र क्या है। तो इसमें थोड़ा आपको अटपटी बात महसूस होगी, इसे डीपली जानिए। प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र वह लोकतंत्र है जो जनता के द्वारा नेता चुन के जाते हैं और सरकार में शामिल होकर जनता की शक्तियों का इनडायरेक्ट रूप से प्रयोग करते हैं और कानून बनाते हैं, उसे प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र कहते हैं। इसी पर जॉन लॉक की किताब है एक लेजिस्लेटिव, एक जो है एक किताब है, उसको भूल रहे हैं, हम आपको बाद में पढ़ाएंगे, तो आपको बहुत बढ़िया है वो किताब का नाम। तो प्रतिनिधात्मक सरकार है, लॉक की किताब है। तो वही है प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र का दूसरा नाम है, और प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र वह लोकतंत्र है जिसमें जनता के प्रतिनिधि जनता के द्वारा चुन के जाते हैं, उन्हीं की शक्तियों का अपने द्वारा प्रयोग करते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, और पूरा अपने हित की बात करते हैं, कम ही जनता की हित की बात करते हैं, इसीलिए देश आप पीछे जा रहा है। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र उसका दूसरा नाम है, और उसके साथ साथ यह भी दो तरह का होता है, एक संसदीय प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र और एक प्रेसिडेंशियल प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र। ठीक है, तो इतना आप जान गए। तो लोकतंत्र के विषय में ये आपको एक शब्द के ऊपर इतना बहस करना ये कम बात नहीं है। लोकतंत्र पर इतना बहस करना एक कम बात नहीं है। ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। उसके बाद सर्वोच्च शक्ति जनता में है, जनता के द्वारा लोग चुन के जाते हैं, और जो है ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र ये जनता के द्वारा लोग चुन के जाते हैं, और ये जो है दो तरह का होता है, एक प्रत्यक्ष है, एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में ये जो है परीक्षा है, पहल है, और रिकॉल है या वापस बुलाना है, और जनमत संग्रह है। इसके बाद जो है दूसरा प्रत्यक्ष लोकतंत्र है जिसे प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र कहते हैं, और प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र भी दो तरह का होता है, एक संसदीय लोकतंत्र, एक राष्ट्रपतीय लोकतंत्र, जो अमेरिका में है। अमेरिका का राष्ट्रपति फुल फ्लेजर है, वहां अमेरिका का राष्ट्रपति राज्यों के द्वारा चुन करके और जो है इनडायरेक्ट रूप से आता है और जनता की शक्तियों का प्रयोग करता है। और संसदीय लोकतंत्र प्रधानमंत्री भारत का या राष्ट्रपति भारत का जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुन के ही जाता है। शक्तियां कहीं कहीं प्रत्यक्ष रूप से जनता के ही द्वारा जाकर ट्रांसफरेबल होती है, इसीलिए अमेरिका के भारत के राष्ट्रपति को सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा चुना जाता है। और जो है भारत का प्रधानमंत्री जो है लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, तो बहुमत दल का नेता होने के माने सभी सांसद जनता के द्वारा चुने जाते हैं। वही नेता लोग किसी को जो है लोकसभा में अपना नेता चुन लेते हैं, उसी को प्रधानमंत्री घोषित कर देते हैं जिनका बहुमत होता है। तो यह प्रत्यक्ष हुआ, तो इतना आप जान गए। आइए अब लोकतंत्र के विषय में थोड़ा और आगे चलिए। भाई लोकतंत्र कम नहीं है, लोकतंत्र है तो हम आपको पढ़ा रहे हैं, लोकतंत्र नहीं होता तो हम आपको नहीं पढ़ाते, क्योंकि पुराने जमाने में पढ़ने पढ़ाने का अधिकार नहीं था, शैक्षणिक लोकतंत्र नहीं था। पुराने जमाने में पढ़ने, सबको पढ़ने और सबको पढ़ाने का अधिकार नहीं था, कुछ ही लोगों को पढ़ने और पढ़ाने का अधिकार था। लेकिन इस लोकतंत्र में जो संविधान आपको दिया है, इसमें पढ़ने का भी अधिकार है और पढ़ाने का अधिकार है। पुराने जमाने में
ईसा के 1500 से लेके और 1000 ईसा पूर्व यानी 600 ईसा पूर्व के बीच में कुछ ही लोग पढ़ाते थे, कुछ ही लोग पढ़ते थे, बकिया सब शिक्षा से वंचित किए जाते थे। तो आइए शैक्षणिक लोकतंत्र को भी हम आपको बता दिए इसी के दौरान। आइए कुछ और बातें हैं। भारतीय संविधान में प्रतिनिधात्मक भारतीय संविधान में प्रतिनिधात्मक संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है। 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 इसमें कार्यकारिणी अपनी सभी नीतियों, जिसमें कार्यकारिणी अपनी सभी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। तो आप जान लीजिए भारतीय संविधान में प्रतिनिधात्मक संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है। अगर पूछ दे भारत में कौन सा लोकतंत्र है तो आप कहिएगा कि भारत में लोकतंत्र तो है लेकिन प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र है। प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र की व्यवस्था है कि कार्यकारिणी जो कार्यपालिका है वह अपनी सभी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह है। मानो जैसे मान लीजिए डीएम आप बन रहे हैं, आप डीएम बन गए तो आप कार्यपालिका के जिले के कार्यपालिका के हेड हो गए, चाहे निदेशक बन गए, डायरेक्टर बन गए, डायरेक्टर किसी विभाग के बन गए, या जो है आप चीफ सेक्रेटरी बन गए तो आप तीनों जो मुख्यमंत्री है, जो व्यवस्थापिका का हेड होता है और कार्यपालिका का भी होता है, इनडायरेक्ट में कार्यपालिका का हेड होता है, ठीक है, और व्यवस्थापिका का भी हेड होता है। कानून बनाने में मंत्रिमंडल का वो नेता भी होता है। तो मुख्यमंत्री के प्रति जवाबदेह है। मुख्यमंत्री के प्रति जवाबदेह है। जैसा मुख्यमंत्री कहेगा वैसा डीएम कहेगा, डायरेक्टर कहेगा और चीफ सेक्रेटरी करेगा। तो यही है जवाबदेही। तो आप प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र के प्रति की एक बहुत सूक्ष्म विशेषता यही है कि जो कार्यपालिका है, याद रख लीजिएगा, भूलिएगा नहीं, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेह है। व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेह है। कैसे जवाबदेह है कि मान लीजिए कि डीजीपी है, जैसे अब ज्वलंत उदाहरण बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए डीजीपी है और मुख्यमंत्री नीतीश के ऊपर किसी ने जाके मुक्का मार दिया, तो अब ये कार्यपालिका हो गए पुलिस विभाग के। अब इस व्यवस्थापिका के हेड जो मुख्यमंत्री है उनके प्रति जवाब देंगे कि सर मुझसे गलती हो गई है, मेरे पुलिस प्रशासन में जितने लोग हैं वो वही दोषी हैं, हम नहीं हैं, हम तो दूर बैठे थे। ये तरह का जवाब देंगे लिख करके, उनसे शोकाज होता भी होगा। तो जवाबदेह है। कार्यपालिका का जो उच्च शीर्ष पर होता है वह व्यवस्थापिका के प्रति जवाब देता है। तो जवाब देगा डीजीपी कि मार तो दिया हो लेकिन जवाब किसको देना है? डीजीपी को। इसलिए लोकतंत्र में संसदीय लोकतंत्र या प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र में प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र के संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेह है। याद रखिएगा, इंटरव्यू में अगर ये फंसा दे कि बताइए प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र की सबसे खासियत परिभाषा बताइए, खासियत जो है क्या है, तो आप यही कहिएगा, यही है कि एग्जीक्यूटिव जो है लेजिस्लेचर के प्रति जो है जवाबदेह है, रिस्पांसिबिलिटी है इनकी। मतलब एग्जीक्यूटिव का लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पांसिबिलिटी है, फिक्स किया गया है कि तुम्हारी जवाबदेही है
मैं जो कानून बनाता हूं उसके अनुसार काम नहीं करोगे तो तुमको जवाब देना होगा। तो यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कितना अच्छा मैंने आप लोकतंत्र के विषय में आपको जानकारी दी। इस जानकारी को आप ध्यान में अपने दिमाग में रखिएगा कि डीजीपी कार्यपालिका में पुलिस विभाग के हो गए और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और घटना घटी मुख्यमंत्री को किसी ने मारा और मारा तो अब इनसे ये जवाब दे रहे हैं व्यवस्थापिका के हेड को। कौन है व्यवस्थापिका का हेड? वही सीएम है। तो सीएम को जवाब दे रहे हैं। इनकी हालत खराब हो रही है। यही है जवाबदेही है कार्यपालिका की व्यवस्थापिका के प्रति, यही है। आगे आइए आपको कुछ और बताते हैं लोकतंत्र में, बड़ी मजा आएगा। आप जानिएगा तो आपको नेता भी बनिएगा, आईएएस भी बनिएगा, तो आपको बहुत मजा आएगा। तो आइए और कुछ बात बताते हैं आपको। ये तो मैंने आपको बता दिया, इंटरव्यू में भी काम आएगा, लिखने में भी मजा आएगा, समझने में भी मजा आएगा, पढ़ने में भी मजा आएगा। तो आइए, वयस्क मताधिकार, वयस्क जो मताधिकार है, वयस्क मताधिकार सामयिक चुनाव, वयस्क मताधिकार सामयिक चुनाव, कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता व भेदभाव का अभाव, भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण के स्वरूप है। भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण के स्वरूप है। लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण के स्वरूप है। लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था के लक्षण स्वरूप है। तो इतना बात तो आपको हमने बता दिया कि वयस्क मताधिकार, लोकतांत्रिक व्यवस्था में वयस्क मताधिकार माने मत देने का अधिकार, और सामयिक चुनाव, समय पर चुनाव होना, और कानून की सर्वोच्चता, कानून सर्वे ऊपर है। तो हो गया सॉवरेनिटी की सर्वोच्चता, सॉवरेनिटी के सिद्धांत, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्याय सबको मिले, और भेदभाव का अभाव, भेदभाव न हो, भेद न किया जाए। तो भेद कई तरह का होता है, आर्थिक भेद, सामाजिक भेद, जातीय भेद, मतलब शैक्षणिक भेद। अभी तो शिक्षा में भेद है जो है, आप जानिएगा कि जरा CBSE बोर्ड है, तो एक ICSE बोर्ड है, तो एक राज्य स्तर का अपना बोर्ड है। तो भेदभाव नहीं है, तो भेदभाव जो शिक्षा में सबसे बड़ा भेदभाव है, वही देख लीजिए अभी। तो भेदभाव का अभाव, और भारतीय राज्य व्यवस्था के, लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था के लक्षण स्वरूप है। लक्षण तो है लेकिन व्यवहार में खत्म बाजार है, नहीं है, व्यवहार में आपको नहीं देखा जाएगा। तो जो मैं अभी शब्द बोला हूं कि नहीं है, तो उसको कहा जाता है व्यवहारिक राजनीति। व्यवहारिक राजनीति, अप्लाइड पॉलिटिक्स कहते हैं, अप्लाइड, APLIED, अप्लाइड पॉलिटिक्स, इसको कहते हैं अप्लाइड पॉलिटिक्स। और इसके जो है, ये जो पढ़ रहे हैं आप, इसको कहते हैं थियोरेटिकल पॉलिटिक्स, थियोरेटिकल पॉलिटिक्स, सैद्धांतिक राजनीति। तो सिद्धांत कुछ और है और व्यवहार कुछ और है, ठीक है। जैसे हाथी के दांत दूसरे दिखाने वाला है, अंदर है खाने वाला, वही है। वह दिखाने वाला
जो है सैद्धांतिक है और खाने वाला व्यवहारिक है। उसी तरह से व्यवहारिक राजनीति और सैद्धांतिक राजनीति। तो अब लोकतंत्र के विषय में आपको इतना बता दिए। आइए कुछ पैराग्राफ और बता रहे हैं आपको लोकतंत्र के विषय में, तो आप इसको जानिए। लोकतंत्र बहुत अच्छी चीज है, जानना बहुत जरूरी है। लोकतंत्र कैसे सफल होगा जब आप नहीं जानिएगा। तो आप IAS बनिएगा तो कुर्सी पर बैठिएगा तो बहुत तरह की बातें आएंगी, इसलिए लोकतंत्र को पढ़ना जरूरी है। और लोकतंत्र को पढ़े रहिएगा तो आप किसी को डील कर सकते हैं, और डील करने के लिए भेजा ही जाता है। तो आइए अब चलते हैं संविधान की प्रस्तावना में। संविधान की प्रस्तावना में जो है लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल बृहद रूप में किया है। प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का जो है प्रयोग बृहद रूप में किया गया है। ठीक है। संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग बृहद में, बहुत बड़ा रूप में किया गया है। ठीक है। जिसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र, जिसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र वरन आर्थिक लोकतंत्र, आर्थिक और सामाजिक को भी शामिल किया गया है। को भी शामिल किया गया है। तो भारत के संविधान में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तो भारत के प्रस्तावना में किया गया ना वही लोकतंत्र। तो भारत में आर्थिक भी लोकतंत्र स्थापित हो, सामाजिक लोकतंत्र स्थापित हो, और जो है राजनीतिक लोकतंत्र भी स्थापित हो। कहीं भेदभाव नहीं है। लेकिन आप पॉलिटिकल अप्लाइड पॉलिटिक्स में जाइएगा तो हर जगह, राजनीति में भी, यहाँ राजनीतिक डेमोक्रेसी में भी आपको भेदभाव है, इकोनॉमिक पॉलिटिक्स में भी आपको भेदभाव है, और सोशल पॉलिटिक्स में भी भेदभाव है, आपको अप्लाइड में मिलता है। तो आपको दोनों पढ़ना होगा, और दोनों पढ़ना चाहिए भी कि क्या राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक में क्या है लोकतंत्र। नहीं है। आप देख लीजिए, नहीं है। समाज में भी भेदभाव है, अर्थ में भी भेदभाव है, और राजनीति में भी भेदभाव है। आप देखते हैं बिना पैसे के राजनीति पढ़ लीजिए, चाहे किसी भी जाति के हो, तनी ऊंचे जातियों में जाकर के कोई पद से हासिल जो है करिए ना। अगर करिएगा भी तो आपको मोहरा बना के रखा जाएगा। और उसके बाद राजनीति में भी कर लीजिए, बिना पैसे के आपका राजनीति नहीं होने वाला है। या चमचाई जब तक नहीं करिएगा, मैंने अप्लाइड पॉलिटिक्स पढ़ा रहा हूँ, इसलिए जब तक चमचाई नहीं करिएगा, झूठ फॉरेब नहीं बोलिएगा, तब तक आपकी राजनीति सफल नहीं है। जीता जागता उदाहरण है सरकारों की। सरकार क्या बोलती है, करती कुछ नहीं है। तो ये झूठा राजनीति नहीं है। तो इसलिए मैं इस बात को आपको बता रहा हूं। तो ये झूठी राजनीति और झूठे आर्थिक लोकतंत्र, झूठे सामाजिक लोकतंत्र, झूठे राजनीतिक लोकतंत्र का बहाना के आधार पर जो है अपना हित लोग साध रहे हैं। आइए कुछ और आगे बताते हैं आपको, उसके बाद हम अपने ड्यूटी पर चले जाएंगे, आपको अपना बहुमूल्य समय देकर। लेकिन आप इसे पढ़िएगा भाई, इसको पढ़िएगा। मैं बड़ी शौक से पढ़ाता हूँ, तो आप भी शौक से पढ़िए ना। कौन आपको पैसा लग रहा है, शौक से आप भी पढ़िए। अब आइए किस आयाम पर, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र के आयाम पर डॉक्टर अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को 25 नवंबर 1949 को इसी आयाम पर, किस आयाम पर, प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र के आयाम पर डॉक्टर अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा
संविधान सभा में दिए गए अपने समापन भाषण 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 में बल देते हुए कहा था 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 क्या कहा था क्या कहा था कोट कर लीजिए क्या कहा था अंबेडकर ने संविधान सभा के समापन जब संविधान सभा का अंतिम भाषण हो रहा था तो अंतिम भाषण 25 नवंबर 1949 को हो रहा था उसी के समापन भाषण में सवाल पूछा जाएगा कि संविधान सभा का अंतिम समापन भाषण कब हुआ बता सकते हैं आप संविधान पढ़े हैं तो आप कहिएगा एक्सक्यूज मी भूल गए नहीं तो भूलिए नहीं याद करिए 25 नवंबर 1949 का दिन मत भूलिए संविधान सभा का अंतिम भाषण हुआ था 25 नवंबर 1949 को उसने क्या कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं बन सकता राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं बन सकता तब तक अस्थायी नहीं बन सकता राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं बन सकता जब तक उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो जब तक उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो कितनी बड़ी बात इन्होंने बोला था तो आप जाने जब 25 नवंबर 1949 को जब संविधान सभा जो थी बनी थी तो संविधान सभा का अंतिम भाषण हो रहा था वह अंतिम भाषण 25 नवंबर 1949 को हुआ और उस संविधान सभा में दिए गए अंतिम भाषण में अम्बेडकर साहब ने बोला था कि राजनीतिक लोकतंत्र का तब तक स्थायित्व नहीं हो सकता जब तक मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो तो आइए अब सामाजिक लोकतंत्र क्या है इसके विषय में जानिए तो अम्बेडकर ने कब संविधान सभा का अंतिम भाषण कब हुआ 25 नवंबर 1949 को अंतिम भाषण में अम्बेडकर ने क्या बोला अम्बेडकर ने यह बोला कि राजनीतिक लोकतंत्र का तब तक अस्थायित्व नहीं हो सकता जब तक सामाजिक लोकतंत्र के मूल में सामाजिक लोकतंत्र न हो तो आइए आगे देखें और आगे लोकतंत्र के विषय में जाने कि लोकतंत्र जो है और क्या जो है तथ्य प्रस्तुत करता है कि जो है सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है ये प्रश्न चिन्ह है सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है तो इसके विषय में इसका अर्थ है वह जीवन शैली जो स्वाधीनता समानता भ्रातृत्व को मान्यता देती है वह जीवन शैली जो स्वतंत्रता समानता तथा भ्रातृत्व को मान्यता देती हो स्वतंत्रता समानता तथा भ्रातृत्व को मान्यता देती हो तो सामाजिक लोकतंत्र उस लोकतंत्र को कहते हैं जिस समाज में व्यक्ति स्वतंत्र हो
उसके ऊपर कहीं भेदभाव न हो, समान हो, कोई विचारधारा अपनावे उसको अवसर मिलना चाहिए और उसका कहीं टीका टिप्पणी नहीं होना चाहिए और एक दूसरे से भाईचारा संबंध बनावे। तो स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व तीनों को मान्यता देती है जो समाज, तो वही समाज में सामाजिक लोकतंत्र स्थापित है, अन्यथा सामाजिक लोकतंत्र नहीं है। इतना हो गया। सामाजिक लोकतंत्र नहीं है। तो आइए अब हम सामाजिक लोकतंत्र को बताने के बाद अगला लेक्चर हम कल लोकतंत्र पर ही देंगे और लोकतंत्र के कुछ और तथ्य उसे आपको जानकारी कराएंगे। तो इतना बढ़िया बढ़िया चीज आपको हमने बता दिया कि शायद आप बड़ी कठिनाई से पाते, लेकिन मैंने बता दिया सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है। तो सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ यह है कि वह मानव को जीने की वह शैली जिसमें स्वतंत्रता हो, जिसमें समानता हो और भ्रातृत्व हो को मान्यता देती है। मतलब वह सा समाज जो समाज के सभी लोग स्वतंत्रता को मानता है, समानता को मानता है, भाईचारे को मानता है, तो सामाजिक लोकतंत्र, अन्यथा सामाजिक लोकतंत्र नहीं है। अब हम आगे आपको कल इस पर लेक्चर देंगे और लोकतंत्र को कल खत्म कर देंगे। इसलिए मेरे इस चैनल को आप बढ़िया से पढ़ें, लेकिन सब्सक्राइब भाई जरूर करें। पढ़िएगा, लिखिएगा, आगे बढ़िएगा तो हमको थोड़ा दीजिएगा, अरे कमेंट तो दीजिए कि हाँ ये तथ्यों से हमको लाभ हुआ है और लाभ होगा और ये बात सही है या गलत है, इस पर तो दीजिए। आगे आपको हम जब पढ़ाएंगे, आपको सुकरात से लेकर के जब फिलॉसफिकल या भारत के दर्शन को पढ़ाएंगे तो सारे चीज आपको मिलेंगे। और जब आप कलेक्टर बन के आइएगा तो सारे चीजों से भेंट होगा, लोकतंत्र शब्द से रोज रोज भेंट होगा। इसलिए लोकतंत्र को पढ़िए और इसको अपने जेहन में उतारिए और अपना विचार बदलिए, तब जाकर के आप इस IAS के मुकाम पर पहुंच सकते हैं, वरना नहीं पहुंच सकते हैं। तो जितने पाठक हैं हमारे इस लेक्चर को पढ़ें, समझें, लिखें और याद करें। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त। सभी पढ़ने वालों को मेरे तरफ से धन्यवाद।